आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है KTV उर्दू के आज के शुमारे में। और हस्बे वादा आज हम ज़रूर बात करेंगे गुपकार के उस आलामिया के हवाले से जिस आलामिया में ये बताया गया कि अब यहाँ की सारी जमातें जो हैं वो एक साथ जंग लड़ेंगी अपने उन छीने हुए मामलात को लेकर के, जिनको लेकर के 2019 के 5 अगस्त को आज भी माना जाता है कि एक जबरी फैसला था। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि आखिर गुपकार के अंदर जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिसका नाम दिया गया, उतना उसके अंदर क्या था, कौन सी ऐसी बात हो गई कि दिल्ली से लेकर के जम्मू तक जितने भी लोग हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ, हालांकि यहां पर इख्तियार और हिज़्ब इख्तलाफ की कोई बात नहीं है, लेकिन जब बात होती है यकसानियत की, ख्यालात की, और जब बात होती है जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर 3 खित्तों पर मुश्तमिल था, जिसे आप लद्दाख खित्ते के नाम से जानते थे, जम्मू खित्ते के नाम से जानते थे, कश्मीर खित्ते के नाम से जानते थे। 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद यहां पर इसे 2 फाड़ कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को एक साथ रखा गया, बताया गया कि रियासत का दर्जा कभी वापस सही वक्त पे दिया जाएगा, लेकिन यहां पर असेंबली होगी। लद्दाख को बताया गया कि यह डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी रहेगी। इस मामले को लेकर के जब सियासी कायदीन यहां पर मुकम्मल गिरफ्तार हो गए और यके बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता अब लीडरान वापस आने लगे, महबूबा मुफ्ती भी अब लौट के वापस अखाड़े में आ चुकी हैं, और उसके बाद क्या खदशे पैदा हो गए जम्मू को कि अब वो कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा दे दीजिए, और साथ साथ हम किसी की बी टीम नहीं बनना चाहते, हमारी तरक्की के महाज में मुकम्मल रुकावट जो है वो कश्मीर है। और कहते हैं कि गुपकार के अंदर जमा हुए लीडरान रिजेक्टेड लीडरान हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ये अब लोगों के बीच में कुछ है ही नहीं तो लेके क्या जाएंगे, अब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने वादा किया था कि इस हवाले से जरूर बात होगी कि जम्मू के अंदर जो इस वक्त गुपकार की यलगार है उसने अगर इतना कहराम मचा के रखा है तो आखिर वजह क्या है। हमने कहा था कि हम किसी ऐसे सीनियर लीडर को जरूर बुलाएंगे जो गुपकार की मीटिंग में शामिल थे, और वो आकर के हमें बताएं कि आखिर अगर दिया यहां पे जल रहा था, तेल यहां पे डाला गया, तो चिंगारियां जम्मू से क्यों उठनी शुरू हो गई। हमारे साथ मौजूद है इसको सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, और खासकर इनकी बात बता दें कि शोरा बयानी के हवाले से इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन आज कुछ सख्त सवाल इनके ऊपर भी होंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि गुपकार के अंदर लोगों को जमा करने के लिए अपना कलीदी रोल रखते हैं और बहुत पहले से बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं। मुजफ्फर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया शाहिद साहब। हस्बे वादा जैसे हमने अपने नाजरीन से कहा था कि किसी को बुलाएंगे, लेकिन शायद हमारे नाजरीन हमसे ज्यादा समझदार हैं, समझ गए होते कि कौन यहां पे आके बोल सकता है। आप बोलते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पहले यह बताइए कि आपने जम्मू के अंदर सभी जमातों को, चाहे वो RSS है, बजरंग दल है, BJP है, और जितनी भी लेफ्ट विंग्स हैं, दीगर लीडरान जो बिल्कुल आपकी जमातों के अंदर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी सड़कों के ऊपर हैं। आप लोगों के पुतले जलाए जा रहे हैं, गुपकार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और साथ कहते हैं कि चीन आएगा 35 से बचाएगा, सारे गद्दार हैं। गद्दारी क्यों? गद्दार हम नहीं हैं, गद्दार वो लोग हैं जिसको अगर आप गद्दार का नाम देंगे, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। जी, 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने एक हिमालयन ब्लंडर किया। जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक हिमालयन ब्लंडर किया जब उनने 2019 5 अगस्त को 370 की धारा को ख़त्म कर दिया। ओके, 35A को उसके साथ ख़त्म कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर उनसे हो गई। शायद उनने ये नहीं सोचा था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। जी, सो अगर गद्दारी का चार्ज किसी पे लगाना चाहिए तो वो सीधा बीजेपी पे लगाना चाहिए, उसकी लीडरशिप पे लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है पूरे मुल्क के साथ, हमने नहीं। आप मानते हैं कि आप लोग जब जेल के अंदर थे, घरों के अंदर हैं या जेल के अंदर हैं, जब कोई बंद हो जाता है, कदगने लग जाती हैं, तो उसे पाबंदे सलासल ही कहा जाएगा। जब आप अंदर थे तो माना जाता था कि सभी लोगों से बाउंड लिखवाया गया, एक बाउंड पे दस्तखत करवाया गया और कहा गया कि बाहर निकल करके कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप बाहर निकले तो आप बिल्कुल तब से आज तक बोलते आए, कई लीडरान हैं खामोश हैं, लेकिन गुपकार के अंदर भी आए। आखिर मामला क्या है कि लीडरान खामोश क्या है, और लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो आपके लोगों के पास है क्या? जहां तक हमारा ताल्लुक है जी,
एक तो पहले हिम्मत ही नहीं कोई करेगा कि हमसे कोई बॉन्ड लिखवा दे। जी, आपके पास कोई बॉन्ड नहीं आया? सवाल ही नहीं पैदा होता है। बॉन्ड आता तो हम उसको टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह पर उधर ही मार देते। जी, किस चीज का बॉन्ड? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला लिया, इलॉजिकल, इरेशनल, अनडेमोक्रेटिक, बॉन्ड मुझसे लिखवा रहे हो? बॉन्ड तो हम आपसे लिख के लेंगे कि आपने गद्दारी की है पूरे मुल्क के साथ, आपने गद्दारी की है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, जो भी हमारे फिरके हैं यहां पे, उन सब के साथ गद्दारी की है। आपने कैसे तोड़ दिया ये एक आयरन क्लैड गारंटी सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ रख के, और सीधा, क्योंकि आप गए, आपके पास पार्लियामेंट में नंबर्स थे, पार्लियामेंट से सब काम इलीगली करवाया, और ये चीज अभी तक आप बचा रहे हैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से। कल तो आपको खड़ा होना है वहां पर। नहीं, ये भी कहा जाता है कि अक्सर यहाँ के लीडरान कहते थे कि जब 35A को हटा दिया जाएगा या कोई इस तरह की बात हो जाएगी, 370 के साथ कोई छेड़खानी होगी तो यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब वही लीडरान आज कहते हैं कि बताइए क्या हुआ, आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? बड़ी कोशिश हुई कि हमको इरिटेट किया जाए, एजिटेट करवाया जाए हमको, कि कोई निकल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो मुझे बताइए शायद साहब, ये जमाते हैं सब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ANC, PDP, लोन साहब की PC, अपने तारिगामी साहब, और भी जो हमारे उसमें मेंबरान हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर खुदा न जाते हमको कोई गड़बड़ करवानी हो, इतनी बड़ी जमातें सारे कुछ नहीं कर सकते यहाँ? क्योंकि मेरे पास वाज़ेह इंफॉर्मेशन थी, और लगभग सबके पास इंफॉर्मेशन थी, कि अगर हमारे लोग बाहर आए और उसमें मॉब साथ मिल गया जी, तो यहां पे कत्ले आम हो जाएगा। जी, उस कत्ले आम को हमने एकदम रोका। हमने कहा नो, नथिंग डूइंग। कोई किसी जगह पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे कोई नहीं कुछ करेगा, कहीं पे कुछ नहीं कोई करेगा। और आज आप ये देखेंगे, कश्मीर की खामोशी ने, मैं आपके शो पे ये बोल रहा हूं, कश्मीर की खामोशी ने पूरा इनकलाब लाया है। और मैं मरहबा करता हूं यहां के लोगों को कि उनने इतनी तकलीफें, इतनी अजियत सहकर, ये मामूली बात नहीं है। 5 अगस्त से आज तक करीब 13-14 महीने, 15 महीने होने लगे। आपके ऊपर इंटरनेट का कदगन, आपके ऊपर सियासी तौर कदगन, पूरी आपकी मईशत को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। और तब भी मेरा भाई, मेरी बहन उफ नहीं कर रही है। उसने अपनी इज्जत, वो सीना तान कर खड़ा है, आंख से आंख मिलाकर उसको देख रहा है कि तुमने जो किया है ये गलत किया है। एक आयरन क्लैड गारंटी जो आपके पुरखों ने यहां पर रखी हुई है, हम सबके, थ्रू द पार्लियामेंट, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कंट्री, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर, टू द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आप उसको ऐसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि दिस फॉर्म 370 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको तोड़ना कोई मामूली बात है? आपने आज कर लिया ये, मगर आप ये, आपको ये, मैं आपको कह रहा हूं अपने शाहिद साहब, मैं 2017 से ये बात कर रहा हूं जी। यू विल हैव टू, अगर कोई हाथ लगाया, आपने किया आज ये कार्रवाई, आपको इसको आज नहीं, कल नहीं, परसों, चाहे मोदी साहब आप रहें प्राइम मिनिस्टर या ना रहें, एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पर, कश्मीरी के सर पर जो पगड़ी आपने ये उछाल के फेंक दी ना, आपको वापस लाना पड़ेगा विद एन अपॉलजी। कल सज्जाद गनी लोन की तरफ से एक मोकर टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, उसमें उन्होंने बताया कि अगर मोदी साहब यहां पे आते हैं, ये सज्जाद गनी लोन के बयान हैं जी, जिन्होंने कहा कि अगर वो यहां पे आते हैं और यहां के लीडरान को चाय पे बुलाते हैं, मैं जाऊंगा। और पूछा गया कि आप क्या कहेंगे उनसे, शिकायत करेंगे कि हमारे साथ रहे, सरकार में रहे, हुकूमतों में रहे, लेकिन क्या आप अपनी शिकायतें उनके सामने रखेंगे कि हमें आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, या कोई और बात कहेंगे? उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि हम उनसे सिर्फ ये कहेंगे कि आप डिसाइड करिए कि आप हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को चाहते हैं या फिर कश्मीर को चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। आप मुझे बताइए माशाअल्लाह, ये जो उन्होंने बात की, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की उन्होंने? देखिए, क्योंकि उनने, जहां तक मुझे इल्म है, आपको इल्म है, ही हैड अ डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के बारे में क्या करना चाहिए, एंड ही वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम। ओके। और उसने खुद देख लिया कि वो ये तो सारा बहतान है, ये तो कुछ नहीं है।
ये तो हमको सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। और उस जैसे आदमी को भी उन्होंने उठा के, तो वहां पर तो उन्होंने अपना रंग दिखा लिया। बीजेपी क्या है? बीजेपी आरएसएस की एक शाख है और तो कुछ नहीं है। हिंदू महासभा का इनका चल रहा है मैटर। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉन कम्युनल इन नेचर। इसमें तो कोई ज्यादा बात करने की बात है ही नहीं। जम्मू वाले रियासत मांग रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं आज आपके वसादत से, आपके पूरे जितने भी आपके यहाँ लोग देख रहे हैं, तमाम देख रहे होंगे, आपकी एजेंसीज देखेंगे, सब देखेंगे। आज जो जम्मू में एक धीरे धीरे वो एक सिमरिंग एक चल रही है कि बीजेपी ने, जम्मू की मैं बात कर रहा हूं जी, सिर्फ जम्मू, जब आप जम्मू की बात करते हैं, जम्मू है चिनाब वैली, जम्मू है पीर पंजाल। जम्मू नहीं है कि भाई गांधीनगर है और ये क्या कहते हैं अखनूर का हिस्सा है या सांबा है या कठुआ है छोटा सा। अगर आपको कोई भी ऐसे लोग जिनके पास कुछ अब रहा ही नहीं है बेचने को, जब ऐसे जैसे लोग एक कॉर्नर पे चले जाते हैं, उनको सियासी तौर पर कॉर्नर पर आप फेंक देते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे बीजेपी के लोग? वो उठ के आपके ऊपर बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान, बस वो तफरका शुरू हो जाता है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू से, दे हैव नथिंग टू सेल। आज आप देखिएगा, जिनके जितने भी यहाँ के लीडर हैं, मैं तो उनका नाम तक नहीं लेना चाहता हूं, वो तो उनको आप जम्मू के ही लोग पप्पू बुला रहे हैं कि ये तो सब पप्पू हैं यार। पप्पू को कहां से लाए हैं यहाँ पर? हमको तो बर्बाद करके छोड़ दिया हमने और इनको तनितना छोड़ के चले गए। गुपकार के अंदर आप लोग बैठे थे, कविंदर गुप्ता यहाँ बीजेपी के हेडक्वार्टर में श्रीनगर के अंदर, उन्होंने कहा कि आप लोग लश्कर के लोग हैं, आप लोगों को मिलिटेंट उसका सपोर्ट है और आप दोबारा यहाँ पर खून की नदियां बहाना चाहते हैं। ये जो बैठक चल रही है, इसमें कश्मीर को एक मर्तबा फिर टर्माइल में ले जाने के लिए अंदर अहम बातचीत होगी। क्या ये उन्हें पता है कि आप मिलिटेंट्स के साथ हैं, या आप लोगों ने कभी उनको मिलिटेंट दिखाए हैं? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। कभी वो कहीं मिले हमसे तो हमको पूछेंगे कि, उनसे पूछेंगे कि भाई ये तुम कहां से ला रहे हो, ये सब जो ये जमा करके ला रहे हो चीजें, कि मिलिटेंट्स को, कि मिलिटेंट आपके साथ है। ये आपके पास कोई सियासत अब रही नहीं है। बिकॉज मैं बताऊं, क्योंकि दिस कश्मीर कार्ड, जम्मू कश्मीर का जो ये कार्ड खेलने जा रहे थे, इट फेल्ड, इट हैज बॉम्ब्ड मिजरेबली। और जम्मू ये लगभग, ये मुझे लगता है कि ये पागल जैसे हो गए हैं अब। खुदा ना करे, मगर मुझे लग रहा है एक मुझे लग रहा है कि ये जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये वो जो है ना, वो बंदर जो डुगडुगी बजा के उनको नचाते हैं, ये बंदरों की तरह उछल रहे हैं आजकल। और जम्मू का नागरिक जो है जी, जो सिटी वगैरह है, जो इनके एरिया जहां पर इनके इन्फ्लुएंस है, ही इज टोटली अगेंस्ट देम कि आपने क्या कर दिया ये, व्हाट हैव यू डन? जम्मू के, और जहां तक आपने सवाल किया, मैं माफी चाहता हूं ये करने के लिए, कि यहां खून की नदियां बहाने जा रहे हैं। हमारा वो कैरेक्टर नहीं है। खून की नदियां आप लोगों ने बहाई, और बिलखुसूस जम्मू में बहाई आपने। कविंदर गुप्ता जी, आपको याद है 1947 में क्या किया आपके पुरखों ने? उस वक्त जम्मू महासभा थी, जो आज आप लोग हैं। उन्होंने 3 लाख से 4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया वहां पर। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और आप हमको कम्युनल कह रहे हैं। यहां पर किसी एक माइनॉरिटी का बाल भी का नहीं हुआ। और फिर जब शहरी कश्मीर को फुल कंट्रोल आया पूरी रियासत का, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पूरा चार्ज संभाला, नॉट कि जब उन्होंने इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर का ये चार्ज संभाला था, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर वैली का था। जब जम्मू में मारधाड़ हुई जी, उस वक्त वहां के इंचार्ज महाराजा की तहत था। और फिर जब शहरी कश्मीर प्राइम मिनिस्टर फुल आए, जब ये वहां कत्लेगारत शुरू हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर पूरा चार्ज लेने के साथ साथ ही विद इन 7 to 10 days टोटल मारामारी बंद हो गई जी। और ये हमको सिखा रहे हैं कि आप ये है, और किस किस मुंह से आप बोलते हैं हमको कि हम ये क्या कहते हैं कम्युनल है। अरे भाई, क्या फिर लद्दाख वाले भी सारे कम्युनल है? अगर उनने अपनी पूरी एक तमाम जमातें खड़ी कर दी कि भाई आप लोगों ने ये गलत किया हुआ है, हमको शेड्यूल 6 दो या बोडो के तहत हमको लाओ। इफ दे आर नॉट कम्युनल, हाउ इज अ कश्मीरी अ कम्युनल? और इसमें मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं, हमारे साथ पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
जो माने भी रखते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। ये क्या बात करेंगे आप लोग? टोटल फेल हो गए हैं। शाह साहब, आज की डेट में कोई भी जमात पब्लिक के बीच में जा ही नहीं रही है। आज की डेट में चाहे कोविड-19 की सूरत हाल है, एक साथ लोग जमा नहीं हो पाएंगे, लेकिन जम्मू के अंदर अगर आपने देखा होगा कि जब एहतजाज होते हैं, जम्मू के अंदर जब ये सियासी जमातें निकालती हैं, कोई भी जुलूस निकालती हैं, कोई भी आंदोलन निकालती हैं, तो सैकड़ों के तादाद में कोविड के प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। आप लोगों के पुतले जल रहे हैं। क्या ये दरबार मुंह से पहले कोई वहां पर ट्रायल शो चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि अब ये हो गया है कि अगर किसी तरीके से आप लोग डीलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इंतखाबात होते हैं, जम्मू के पास ज़्यादा सीटें आती हैं, क्या किसी तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ सालों के लिए और टिकना चाहती है, या आप लोगों की ज़बानें बंद करवाना चाहती है? देखिए, जब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे एजिटेशन हो रहा है जम्मू में, अगर आप उसको देखेंगे कहाँ हो रहा है और कितने लोग वो कर रहे हैं, 30, 40, 50, 100 आदमी निकलते हैं, वो बस पुतले जलाएंगे और कोशिश करते हैं कि इसको कश्मीरी नॉन कश्मीरी का रंग दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम का रंग दिया जाए, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। उसी में अगर कहीं खुदा ना जात दे कहीं चिंगारी लग जाए, एकदम कम्युनल राइट हो जाएगा। और क्या करते हैं, आपका कठुआ में कर दिया थोड़ा, सामा में कर दिया थोड़ा, हीरानगर में कर दिया थोड़ा, 50-50, 100-100 आदमी। तो अगर हमारे जैसे लोग भी वहां खड़े हो जाएं और उसका काउंटर रिएक्शन करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दैट शुड नॉट बी सो। कम्युनल हेट्रेड कौन फैला रहा है? ये फैला रहे हैं। क्या आप यहां जमा हो गए, आपने बात की, अरे भाई जो हमने ये पीपल्स अलायंस बनाया, उसके पहले जो गुपकार डिक्लेरेशन था, वो क्या कह रहा था कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत इकदाम उठाए हैं। वी आर वर्किंग अंडर द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते करते मुझे आप कम्युनल डिक्लेयर करते हैं, तो भाई देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्युनल। फिर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो भी कम्युनल है। महबूबा मुफ्ती जैसे इन लोगों का, महबूबा मुफ्ती जैसे ही रहा होती है, उनकी एक वॉइस मैसेज आ जाती है ट्विटर पर, और ट्विटर पर वो ये बताती हैं कि मैं इस फैसले को कबूल नहीं करती हूँ, अजियतें बहुत मैंने उठाई, लेकिन इस राइट के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब उनके घर जाते हैं, सज्जाद गनी लोन उनके घर जाते हैं, वो गुपकार की मीटिंग में शिरकत करती हैं, और उसके साथ ही जो फारूक अब्दुल्ला के 2 बयान, एक तो करण थापर के साथ उनका इंटरव्यू आया, फिर दूसरा उनके साथ यहाँ श्रीनगर के अंदर उन्हें एक बाइट दी। उन्होंने कहा कि चाइना की जो एक्सक्लेशन है वो सिर्फ 35 और 370 को लेकर के है, लेकिन यहां नेशनल मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक आप पर इल्जाम लगाती है कि गुपकार के लोग वो हैं जो हिंदुस्तान के साथ अपने आप को महफूज तस्लीम नहीं करते हैं। चाइना के लिए फ्लाइट लगी है, आप लोग जहाजों में चढ़िए और चाइना चले जाइए। फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को, और यहां तक कि गुलाम हसन मीर ने भी ये बात कही कि फारूक अब्दुल्ला अब उम्र की उस हद में हैं कि अब उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उनके बयान पर कोई तवज्जो ना दी जाए। यानी कि वो भी एक तरीके से इस चीज को मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया बयान कतई तौर पे ये कह सकते हैं कि जमहूरियत मुखालिफ था। आपको बताऊं, मैंने एक चीज अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले नोट की जी। अभी कल शिवशंकर जो हमारे इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मालूम क्या कहा है ऑफिशियली, कि चाइनीज आर्मी आर्म्ड विद अ ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स इन द एंटायर लद्दाख एरिया, इट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस कंट्री टुडे। बिल्कुल पीटीआई में की खबर है जी। so ये लोग जो जिन लोगों के जिनके आपने नाम लिए अभी, ये कौन है? हु आर दे? नोबडी। हम तो इनको अब इनका तो हम वी डोंट कंसिडर देम एनीवन। बोलना तो बोलने दीजिए। मसला ये है, आपने 370 के साथ हाथ लगाकर, मैं बार बार बोलता था, अगर आपको याद होगा आपके शो पर भी, कि भैया इसको हाथ लगाना, आप सीधा दावत दे रहे हैं, यू आर ओपनिंग द रूट राइट अप टू द सिक्योरिटी काउंसिल। वही हो रहा है आज। तो अगर मैं सच बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इसके साथ आप कुछ करेंगे तो ये चीजें हो सकती हैं, कि उसका मतलब है कि मैं गद्दार हूं या मैं क्रिमिनल हूं। नो, आई एम वार्निंग यू इन एडवांस कि भाई डोंट डू दिस। एग्जैक्टली फारूक अब्दुल्ला साहब ने यही कहा।
अब उनके बताने का तरीका एक है, हर किसी आदमी के अपने अपने बताने का एक हिसाब है। वो एक सीनियर आदमी है, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग। ऐसी बात नहीं है कि उनको मालूम नहीं है जी। उस पर आप पड़ गए। अब मैं दूसरी बात बोलूं, मैं आपके अपने बीजेपी के दोस्तों को ये बोलना चाह रहा हूं और आपकी चैनल के थ्रू सीधा मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुखातिब हूं कि जनाब, आपने जो ये किया, लद्दाख को आज जाना जाता था पैंगोंग लेक से। सुन लीजिए जी। क्या शाहिद साहब, जो आपने आज ये हालत कर दी कश्मीर के, इसको जम्मू कश्मीर के स्टेट को आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा, जिस पर चाइनीज ने जबरदस्त एतराज उठाया कि नो, दिस इज अ डिस्प्यूट ऑफ द LAC, अभी तक का पड़ा हुआ है, आप नहीं कर सकते हैं। दे वेरी ओपनली सेड। तो क्या हमारे सर चढ़ गया? मैं यही पूछना चाह रहा हूं इनसे कि पैंगोंग लेक के लिए दुनिया जाती है, आज पूरे वर्ल्ड में ये मानी जाती है। आपने जो आज फैसला लिया, तो दोषद्रोही और गद्दारी का तो आप पर केस चलना चाहिए कि आज मैं और आप या खुद हमारे जो अरबाब इख्तिदार हैं या बीजेपी के जो ये जो बंदरनुमा लोग यहां नाच रहे हैं, क्या वो पैंगोंग जा सकते हैं? हमारा इलाका है, दे कैन नॉट गो देयर। बट चाइनीज अपने टूरिस्ट भेज रहे हैं पैंगोंग। सो किसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, हमको कि बीजेपी को? मुजफ्फर साहब, आपने चूंकि अब जब इस बात पे बात छेड़ी तो एक बात सबसे अहम बन जाती है। अगर कल की तारीख में आप लोगों से यह कहा जाए कि आप अपने लोगों के बीच में जाइए, अभी तो आप लोग दफ्तरों से बयान देते हैं, टीवी चैनल्स पर बयान देते हैं, आपको लगता है कि पब्लिक आप लोगों के आर्ग्यू को तस्लीम करने के लिए तैयार है? बकौले जो बाकी जमातें आप लोगों की मुखालफत में इस वक्त खड़ी हैं, मुल्क के आला इदारों से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, वो कहते हैं कि 10 लोग भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई भी, आप देख लीजिए, यहां पर जावेद कुरैशी जैसा आदमी कौन खड़ा हो गया, वो भी एक बंदा है जो कुफरा से खड़ा हो गया और उठा करके दिन रात वहां पे आप लोगों के पुतले जला रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सही मानों में सोफी यूसुफ ने जैसे कहा कि 6.5 लाख मेंबरशिप्स हमारे पास हैं, बाकी चीजें हैं, यूनियन टेरिटरी का अगर चुनाव होता है तो लगता है आपको कि कहीं पे इन जमातों का कोई रोल बनता है उस वक्त? भाईजान, अभी आपने किसी का क्या नाम बताया? 6 लाख लोग किसने कहा? ये आपके सोफी यूसुफ कहते हैं 6.5 लाख। तो पहले जानते भी नहीं हैं कौन। चलिए मान लिया, चलिए सोफी यूसुफ की बात कर लें। अरे भाई, सोफी यूसुफ साहब और मेरे भाइयों, अगर आपके पास 6 लाख मेंबरशिप है बीजेपी की, तब तो हमको फौज की जरूरत ही नहीं है। उठाइए इन 6 लाख लोगों को और चलिए पैंगोंग, मामला खत्म। क्या आपके पास 600 भी हैं? मुझे डाउट है। और आगे बोलिए। आज आप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है भैया। अगर मेरे पास 6 लाख मेंबर हैं तो आई विल इन्वेट चाइना। मैं 6 लाख मेंबर लेके ये दौलताबाद ओल्डी पे चला जाऊंगा, 1 लाख लोग वहां छोड़ दूंगा, 1 लाख लोग पैंगोंग पे छोड़ दूंगा और 1 लाख लोग लेह पे छोड़ दूंगा। आपको पता है, मैंने कुछ ही दिन पहले मैं अपने लद्दाख के दोस्तों से बात कर रहा था और वो मुझे कह रहे थे कि मुजफ्फर साहब, हमको ऐसा डर है कि हम कभी, अल्लाह ना करे, हम खड़े हो जाएंगे सवेरे, पर्दा यूं खोलेंगे और वहां देखेंगे भाई ये चाइनीज आर्मी है इधर, ये क्या कर रही है। ऐसा डर है उनको, ये हाल है। और ये बोल रहा है जी मेरे पास 6 लाख मेंबर है, मैं जा रहा हूं जी ये करने और वो। अरे यार, 6 लाख क्या मैं कर रहा हूं? अगर 600 ही हैं, उठो वो 600 आदमी लेके जाओ लद्दाख। क्या कर रहे हो यहाँ, क्या मर रहे हो इधर कश्मीर? कल को अगर गुपकार के इस जो आपने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि शायद आपसे पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया। पूछिए। कल की डेट में अगर आप लोग जम्मू खिते के अंदर जाते हैं, लद्दाख के अंदर जाते हैं, आपको लगता है कि वही दमखम जो आपने गुपकार में दिखाया, जम्मू में, लद्दाख में, राजौरी, पुंछ में दिखा पाएंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपसे शेयर नहीं कर सकूंगा। जो डॉक्टर फारूक साहब ने ऑलरेडी बताया आपको 2-3 पॉइंट्स पे क्या हुआ है। आपकी चैनल की वसादत से मैं इतना ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के और पूरे हिंदुस्तान जो ये देख रहा है, आपकी सारी एजेंसीज देख रही, मुझे पता है तमाम इस वक्त पूरी होम मिनिस्ट्री देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं उनको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख की मैसिव मेजॉरिटी इज टुडे विद दिस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि 35A 370 मेरा जाती मानना है मुजफ्फर शाह का, क्योंकि मैं इसको बड़े गौर से जब मैं जेल में था अपनी वालिदा के साथ, बड़े तरीके से मैंने ये पढ़ा कि शेर कश्मीर ने पूरा क्या एक किया, वन नेशन टू सिस्टम्स, 370, 35A 370 है क्या? ये एक गारंटी है। आज क्यों जम्मू वाला सोचने लगा है कि नहीं यार भाई ये तो सही बात है कि मेरी नौकरी तो गई, अगर ये डोमिसाइल यहां आया मैं तो खत्म हो गया। यही तो शेर कश्मीर ने करके दिया आपको कि आपकी जायदाद, आपकी जमीन, आपकी नौकरी, आपकी एजुकेशन, आपकी स्कॉलरशिप्स, ये सब महफूज रहेंगी अंडर 370 एंड 35A इन पर्टिकुलर, बिकॉज दैट मैं क्या कहने जा रहा हूं, लद्दाख वाला भी यही आज कह रहा है, करगिल वाला तो ऑलरेडी उसने तो खुलेआम कह दिया कि यस आई एम विद 370 एंड 35, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू से आज तमाम आवाजें उठ रही हैं। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये 35A 370 ये हर किसी स्टेट में लगना चाहिए हिंदुस्तान की। मुझे बताइए 35A इससे डरना क्यों है? 35A और 370 भाई 35A क्या है? ये एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी, पंडित, बौद्ध, जो भी है हमारी ये जो पूरा एक गुलदस्ता हमारा जो जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं आप, ये उसके लिए गारंटी है इन सब चीजों के लिए। आप उसको कैसे हटाएंगे? जो आप लोगों पर सेडेशन चार्जेस लगाए जाते हैं जब आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पहले तो ये कहेंगे कि एक गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद आप लोग छूट गए। हजारों ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है, बहुत कम बात की जाती है। एक मिनट रुकिए आप, कल कहा कि सब लोग छोड़ दिया जाए। हर कोई सियासी लीडर, चाहे कल हमने इसको बाज़ाब्ता तौर, दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स जो डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी लोग अंदर हैं पॉलिटिकली, मैक्सिमम के पास तो कोई केस ही नहीं है, कोई जुडिशियल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। व्हाई आर दे इन? हम हमेशा अपने अपने लेवल पर, अपनी इंडिविजुअल जमातों के लेवल पर, हर कोई जमात है कह रही है इनको बाहर निकाली। नो, इवन जो हमारे ये अपने जो क्या कहते हैं हमारे ये engineer Rashid, why is he in? No, he has to be released. हमारे जितने भी यहाँ पे आप जिनको आप कहते हैं सेपरेटिस्ट लीडरशिप, अरे भाई देयर इज डेमोक्रेटिक राइट फॉर डिसेंट। छोड़िए, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाजपेयी ने इनके साथ बात नहीं की थी? मुझे आज क्या बीजेपी वाला बताएगा, जिनके दम खम कर आप नाचते हैं आज, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनकी एक बात अलग थी। जरा उनके मॉडल को देखिए ना। ही टॉक्ड विद द सेपरेटिस्ट लीडरशिप ऑफ कश्मीर, आपने उनको बंद कर दिया। तो क्या आपका अमित शाह जी का और इन सब का दिमाग वाजपेयी जी से बहुत ज्यादा है क्या? दे डोंट नो, बेसिकली इनको पता ही नहीं है कश्मीर किस चिड़िया का नाम है। जम्मू कश्मीर एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान, जो मैंने इस सब का आपको बताया। आपने इसके साथ छेड़खानी की है, आपने इस एक पर्चे को आपने फाड़ के फेंक दिया इधर, अब आप भुगत रहे हैं। आपने एक डिजास्टर किया है इस मुल्क में, एक डिजास्टर किया है आपने फॉरेन पॉलिसी का, अपनी एक डिजास्टर आपने किया है कश्मीर के साथ, और आपको अब पता ही नहीं लग रहा है। अब जब आपको लग रहा है कि मैं तो पकड़ा गया, अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सेपरेटिस्ट, नॉन सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, हाँ कम्युनल आदमी है ये लोग, पाकिस्तान के इशारे पे नाच रहे हैं, मिलिटेंट्स के इशारे पे आज तो ये बोलते हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान से आपको इशारा मिल रहा है। अरे वाह भाई, कमाल है, मिल रहा है तो दिखाओ कहां है, लाओ। अगर मुजफ्फर शाह साहब से ये पूछा जाए कि कल की तारीख में अगर आप लोगों से ये कहा जाता है कि आपने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन तो बनाया, 35 से 370 के हवाले से आप लोग बुलंद बाग दावे करते हैं, और आपसे ये कहा जाए
कि आप लोग इस अलायंस में सिर्फ 35 से 370 कश्मीर करते रहेंगे या कश्मीर के लोगों को भी कहीं पे लाएंगे? आम आदमी के घर में आज खाना नहीं है, बेरोजगारी की हदें, बड़ी बड़ी स्कीमों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जमीनी सतह पर बेरोजगारी आसमान को छू रही है। कैजुअल लेबर्स आपके तकरीबन 90,000 से ज्यादा हैं, वो कसम पुरसी के बीच में है। कोविड-19 के बीच में रोजगार, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ खत्म हो गया है। तो क्या यह गुपकार डिक्लेरेशन सही मानों में किसी जगह पर पीपल्स एजेंडा के साथ भी होगी या पीपल अलायंस में ही रहेगी? देखिए, एक तो सवाल आपका इतना लंबा है, माशाल्लाह आप इतने अच्छे ओरेटर हैं कि फिर याद रखना पड़ता है कि बोला क्या क्या। नहीं, मैं याद सवाल क्या क्या बोला आपने। देखिए, पहले तो सबसे अहम बात यह है कि कहने वाले कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कल परसों टूट जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं होगा, ये तो जेल से अभी खत्म होके चले आए। मगर शुक्र है ऊपर वाले का, ये अलायंस आज 4 अगस्त 2019 से और ज्यादा मजबूती में सामने आई है जी। ये तो सबसे पहली विक्ट्री है। और ये विक्ट्री सिर्फ कश्मीरी की नहीं है, ये जम्मू वाले की भी है, करगिल वाले की भी है, लद्दाख वाले की भी है, ये सब की विक्ट्री है। दो, जो बातें आपने कही यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई आपने जो 5 अगस्त से हम पर मुसीबत डाल दी और उस हिसाब से जो आपने ये डिसीजन लिया, उसका जो हमारा बेसिक खसारा है, जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, आपके जितने भी यहाँ ट्रेड बॉडीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पूरे नंबर्स, जिसको कहते हैं आप उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल आदाद शुमार, उनने उनके पेश कर दिया कि भाई द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 4th August 2019 up till now it has cost me a loss of 50,000 crores minimum on the tourist sector, trade sector, दीगर हाउस बोट, हैंडीक्राफ्ट, जितने भी हैं। तो भाई वो 50,000 करोड़ तो दो आप। ये तो एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि आपने डिसीजन लिया, मैंने तो नहीं लिया, मरकज की तरफ से। हाँ देखिए ना, तो वो दो ना भाई, वापस हम लोगों को तो दें। हाँ, अब जो आप कह रहे ये आप ये सिर्फ इसी में सिमटित रहेगा। देखिए, अब आइंदा भी तेजी में ये गुपकार की मीटिंग्स होती रहेंगी, और इसमें आप देखिएगा आपके अब ये स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जा रही है ऑन अ वेरी बिगर प्लेटफॉर्म। अच्छा, जम्मू, लद्दाख, करगिल, जिन्होंने ऑलरेडी साउंड किया है हमको, यस वी आर विद दिस बिकॉज इट इज अ पीपल्स वॉइस नाउ। ओके, ये किसी एक खासी जमात की या एक किसी फिरके की या हिंदू या मुसलमान की नहीं है, इट इज अ पीपल्स वॉइस नाउ। नो वे, व्हाट यू हैव डन एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर प्राइम मिनिस्टर। तो कल की डेट में अगर हम पूरा एजिटेट इस पर बात करेंगे, और अगली जो मीटिंग्स होंगी इसमें आप जो मैंने कहा ना आपको, मैं देखिए ना, सियासी सतह पर मैं आपको एक शाह साहब बात बता देता हूं। लोग सोचते हैं कि जब यहां पर कोई भी फैसला मरकज की तरफ से लिया जाता है, कई कवानीन में तरामीम हो गई, यहां की समाज सियासी जमातें जो हैं वो खामोश बैठी रही, कोई मामला हल नहीं करवा पाई। अपनी पार्टी ने भी बड़े दावे किए थे कि डोमिसाइल नहीं होने देंगे, फलां चीज नहीं होने देंगे, लेकिन सारा कुछ चलता रहा। अब आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको भी देना है। तो ये जो सुझाव आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे बताइए इसको आप किस नजर से देखते हैं? और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स देना है, आम आदमी जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, जगराफियाई लिहाज से एक सर्द जोन में रहने वाला आदमी मजबूर है टीन की 2 चादरें लगा करके सर पे छत रखने के लिए, तो आप उससे जो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख का तकाजा करेंगे तो वो लाएगा कहां से? मैं आपको इस पर, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कहा ना, आपने माशाल्लाह इतने सवाल पूछे, अब इस सवाल को तरजीह मिली जी। मुझे अब याद भी नहीं है पीछे आपने क्या कहा। मुझे अपनी जो सवाल आ क्योंकि यू आर सो गुड। जहाँ तक प्रॉपर्टी मैं बताऊं अपने भाइयों और बहनों को, यहाँ पे जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर है, यहाँ पे 3% लोग हैं जो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जी, और उनका हमेशा उनके रिटर्न्स बनते हैं, उनका सब पता होता है। ओके, सबको पता है कितना ये टैक्स दे रहा है, इसकी जायदाद क्या है, इसका क्या है, अगर उसने सही दिया हो तो। हाँ, सही माल है। दूसरा करीब 15% ये हो गए आपके लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं सरकारी मुलाजिमों को, आपने खुद भी ये सब देखा हुआ है। उसका पूरा कच्चा चिट्टा
सरकार के पास होता है। बिल्कुल सही। ये क्या टैक्स भरता है, क्या है इसकी आमदन, क्या है इसके पास, उधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। हाँ, अगर उसने कोई चीज छुपाई ना हो जी, ठीक। तो 15 और 3 हो गए 18%। जो बैलेंस आपके 87% है, 83% है, 83 या 84% है, वो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप जैसा, मैं मुझ जैसा, जिनकी जायदादें यहाँ जो हैं वो उनके पुरखों ने दी हुई हैं। सही बात है। वो मालिक थे यहाँ के जमीन के, पहले तो महाराजा था, फिर शहरी कश्मीर ने सबको मालिक बना दिया। ठीक है, उनने लाई हैं जमीनें। अब मान लीजिए मैं मिसाल दूंगा, मेरे पास मकान है, सब कुछ है, मगर मैं सुबह जाता हूं बाहर, अपनी रेडी चलाता हूं, दुकान चलाता हूं, टैक्सी चलाता हूं, ट्रेड से वाबस्ता हूं, टूरिज्म से वाबस्ता हूं, हैंडीक्राफ्ट अपना ये सोजनकारी करता हूं, हैंडीक्राफ्ट के वेरियस सेक्टर्स में हूं, शाल बाफी करता हूं, कुछ करता हूं, मगर मेरे पास घर है अपना। कश्मीर की तो यही खुसूसियत है कि यहां कोई भूखा नहीं मरता, यहां कोई पाइप में नहीं सोता, हर किसी के पास अपनी छत, अपना घर, अपना थोड़ी सी सब्जी पीछे इसमें अपनी जमीन में। हाँ, मगर मैं जनाब सुबह जाता हूं अपने काम पे, वही कमाता हूं, अपने बच्चों को खिलाता हूं। हाँ, ये मैक्सिमम मेजॉरिटी यहाँ है जी। उसको आप कल बोलेंगे, चल भाई तेरा इतनी प्रॉपर्टी है, ये 4 करोड़ की है, इसका निकाल 15%, वो कहां से लाएगा? गलत है ना, टोटल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हाँ, अब अगर आपको वाकई में ये पता करना है कि ये कहां से आया, किसने दिया, कैसे आया, तब मेरी एक सिंपल सजेशन है बीजेपी को, आपकी चैनल के तहत, कि देखो यार बीजेपी वालों, हमारे जो यहां जिनने हमको ये जमीनें दी, जायदादें दी, उनका भी एड्रेस है। हाँ, और सबसे बड़ा एड्रेस, अगर आप हमारी सिटी का मान लें, अभी अब सिटी की बात कर लें, सबसे बड़ा एड्रेस, आप मेरी ये आपको राय है, बड़े सीरियसली मैं बोल रहा हूं, सुने, ध्यान दें इसका जी, जी। भाई टीम खड़ी करो 2-4 आदमियों की, अच्छे आदमियों की, मैं एड्रेस बताता हूं आपको, सब वहां कागज मिलेगा, इंटरव्यू ले सकते हैं आप उन लोगों का, पता कर सकते हैं। उसको कहते हैं मलका, जहां पे हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, मुदफन है। जाके उनसे जाके पूछिए, वो सब तमाम पेपर, महाराजा ने क्या किया, किसने उसको साइन किया, बुखारी साहब को कितना मिला, मुजफ्फर शाह को क्या मिला, वो आप सबको बता देंगे, और ये भी बता दें कि ये देने लायक हैं कि नहीं। करिए ये टीम्स खड़ा। हाँ, मेरे वालिद साहब के जाइए उधर मकबरे पे, उनका भी एड्रेस मैं दूंगा। शहरी कश्मीर के मकबरे पे जाइए, उससे ज्यादा एड्रेस क्या मिलेगा आपको? वो आपको दे देंगे सारा बता करके, मैंने महाराजा के साथ किया, महात्मा गांधी के साथ क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ क्या किया। जाइए आप सब लोग, जाइए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई, जाइए, लाइए उनसे एड्रेस लिख के दे दीजिए। आपने तो बिल्कुल इसका एक वो कह सकते हैं कि ऐसा जवाब दिया जिसका फिलहाल मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना है कि होस्ट कर रहा हूं प्रोग्राम को, इसलिए मुझ पर भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जब आपने ये कहा कि मलका जाकर के एड्रेस पता कर लीजिए, आप एड्रेस दे सकते हैं कि रोशनी एक्ट को लेकर के जरूर बात करूं, बड़े लोगों के ऊपर सवाल उठे, उसमें आपका पूरा फैमिली कार्य लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि आपके पास, नैला जी के पास, खालदा शाह के पास, फलां के पास इतनी ज़मीनें हैं जिसकी 32 लाख अगर कनाल की कीमत तय हुई थी, आप लोगों ने 8 में ही वो खरीदी और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। क्या सही मानों में आप लोग उन ज़मीनों को वापस छोड़ रहे हैं या अपने पास ही रखेंगे? नॉर्मली तो बुखारी साहब, मुझ पे तो सख्ता तारी होना चाहिए था जो ही आपने ये सवाल किया कि ये लो, ये तो इसने तो मुझे फंसा दिया, आज मुझे एक्सपोज कर दिया इसने। कल तमाम चैनल कहेंगे अरे मुजफ्फर शाह का पूरा बांडा सामने आ गया, क्या बात है, तो सब इनने तो, ये तो सब हमको लूट रहे थे, पीस रहे थे हमको, मगर हकीकत टोटली डिफरेंट है। वो क्या है सुनो, रोशनी एक्ट शुरू हुआ 2001 में जी, और गुलाम नबी आजाद साहब, सुनिए ना, चला 2018 तक। उसमें ये जो रेवेन्यू जनरेट करना था 25,000 करोड़ का मिला टारगेट, कि 25,000 करोड़ हम जनरेट करेंगे, और चूंकि इसको रोशनी नाम रखा गया बिकॉज दिस
अमाउंट जो हम ये कलेक्ट करेंगे, इट विल बी स्पेंट ऑन दी पावर प्रोजेक्ट्स। ओके, जो हमारी जो वसाइल है। जी जी। तो देखो भाई, जिसके पास भी ये लीज के तहत ये ज़मीनें वगैरह है या गवर्नमेंट के तहत, उनका एक फिक्स करो, फ्रेम करो कमिटीज हर किसी जगह पे, और ट्राई एंड गेट दिस रेवेन्यू, और इनको अपना ये राइट्स दे दो, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, उसमें फिर जम्मू से शुरू हुआ, यहां हुआ, और उसमें अगर, जब मेरा भी मानना ये है, अगर किसी ने उसमें ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर प्राइस फिक्सेशन में धांधलियां की हैं, ओके, उसको जिंदा, उसको चमड़ा उतारो उसका। कहते हैं कि प्राइस फिक्सेशन के वक्त जिन लोगों का नाम आया, अब मेरी बात कहा ये तो प्राइस फिक्सेशन वाले थे, इनको उस वक्त की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको इस लिस्ट में ना रखो। अब मैं बताऊं, अब जब मैंने भी ये जब सुना ना एक चैनल से कि सीएजी ने जो आपने सवाल किया, जी जी, उसके बाद में थोड़ा इसको आपको बताऊंगा, और इसके बाद में कि इसके व्हाट आर दी नंबर्स, डायमेंशन, जम्मू में क्या है, यहाँ क्या है। मैंने एक थोड़ा सा इसमें स्टडी हमारे कुछ अजीजों ने की हुई है इस बारे में, जो हकीकत पर मबनी है। आपने मेरी मासी का नाम लिया, सुरैया जी का, मेरी माँ का नाम लिया, मेरा नाम उसमें था। अरे भैया, जो हमारी ये मगरमल के जायदादों की बात कर रहे हैं, वो 1948 में मेरे वालिद ने, मेरे चाचा ने, ख्वाजा अली शाह साहब मरहूम ने अपनी, क्योंकि वो उस वक्त गवर्नमेंट मुलाजिम थे, मेरे वालिद कंट्रोलर सप्लाईज थे शेर कश्मीर के इमरजेंसी गवर्नमेंट में। ख्वाजा साहब उसके पहले वजीर वजारत रह चुके थे और नामवर आदमी। हम छत्ताबल के हैं उनकी तरफ से। छत्ताबल में 2 मकान हमारे थे, उन 2 मकानों को बेचा गया 30,000 रुपए में, और जब बेचा गया गवर्नमेंट से परमिशन ली गई कि हम ये बेच रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारी मुलाजिम थे। ठीक, उस 30,000 से उस जमाने में, जो आज के करीब 30 करोड़ भी शायद कम ही हो, 1948 की मैं बात कर रहा हूं, अच्छा, 48 की, ये तो 2001 से शुरू हुआ है, रोशनी वगैरह क्या बकवास है ये। उस 30,000 से मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने मगरमल सरकार से लिया 1948, ये देकर, और वो भी अंडर अ गवर्नमेंट ऑर्डर। अच्छा। माने सेल भी की उधर अपने आबाई मिल्कियत की, और लिया भी अंडर अ गवर्नमेंट ऑर्डर। वो दोनों ऑर्डर मेरे पास है। अच्छा, हाँ, सुरैया जी का नाम लिया, उसका लेन देन ही नहीं है ऐसी चीजों के साथ। हमारी किसी फैमिली का मतलब ही नहीं है क्या कहते हैं आपके रोशनी एक्ट के साथ। वी हैव नो कंसर्न विद इट। तो ये जो अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा मैंने फैसला किया है कि मैं एक लीगल नोटिस भेजूंगा सीएजी को। Okay. पहले तो मुझे ये पता करना है कि सीएजी ने वाकई में ये कहा है कि नहीं, कि ये क्रिएट किया गया है इन वेरियस एजेंसीज के, हम जैसे लोगों को थोड़ा मरूब किया जाए और उनको डराओ, ये करें, अरे भाई क्या किस दुनिया में रह रहे हो तुम लोग। हमारे पास एक ही चीज है सबसे बड़ी, जिस पर हम कभी कोई सौदा कर ही नहीं सकते, वो है हमारी इज्जत। कोई एक पैसे का नहीं उठा सकता है उंगली कि आपने इस तरह किया है। मेरे बाप के ऊपर एक कौड़ी का बात नहीं कोई उठा सकता है, या शहरी कश्मीर के ऊपर, या उनके बच्चों के ऊपर, आप कितना भी कहें। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस रोशनी। एंड मैं आज फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने भी इसका गलत इस्तेमाल किया है, दे शुड बी टेकन टू टास्क। यह बात है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, इस पर बहुत ही अच्छा एक मामला है। ये ट्रांसफर हुआ जम्मू में 1,58,512 कनाल। ये जो कश्मीर कर रहे हैं ना, नो, इट इज जम्मू का, इसका मैक्सिमम हुआ मामला। ओके। और उसको वहां पर इनको टोटल मिला 22 करोड़। 1,58,000
लैंड ट्रांसफर करने My में, God. और वहां पर बहुत बड़ी धांधलियां इसमें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चेक इट आउट, किसने किया, क्या किया, राइट। कश्मीर डिवीजन में आपने रेवेन्यू जनरेट किया 54 करोड़ का। ओके, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है इसमें रोशनी स्कीम में कश्मीर डिवीजन से। ओके, और कितने कनाल लैंड, इट इज 13,000, 13,000 कनाल। कहां 1,58,000 कनाल और कहां 13,000 कनाल। और उसमें से भी श्रीनगर सिटी सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू दिया गया है इस टोटल पैकेज में से। श्रीनगर सिटी ने आपको 52.17 करोड़ दिया है 76 करोड़ में से जी, ठीक है। अब ये करने के साथ साथ जिसने भी इसमें गलतियां की हैं, जिसने भी इसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन ने मिलकर या बिजनेस वालों ने मिलकर अगर कोई धांधली की है अंडर लॉ, क्योंकि ये भी जब भी फिक्सेशन हुई थी प्राइसेस की उस वक्त भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मुनासिब समझा प्राइस लेना वो उसने ले लिया। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मगर उसमें अगर किसी ने बदयांती की है पकड़िए। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी फैमिली का ताल्लुक है, हमको दूर दूर तक इसके साथ कोई वास्ता ही नहीं है। ओके, मुझे बताइए, फिलहाल हम इस कागज़, क्योंकि मैंने अभी सवाल किया ही नहीं, आपके हाथ में एक कागज़ आ गया। हालांकि आपके सामने बहुत सारे कागज़ पड़े हैं जिन पे आपने बहुत सारी चीज़ें लिख करके रखी हुई हैं। शायद आपको भी अपने दिमाग में होता कि बात करते नहीं, क्योंकि आजकल के टॉपिक्स हैं, चाइना, रोशनी, ये क्या कहते हैं, आपने जो अभी ये सवाल किया एग्जैक्टली इसके बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में, सो थोड़ा मैं मेरी तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। कहीं मुजफ्फर साहब ऐसा तो नहीं है कि जब हम वापस कश्मीर की तरफ आते हैं एक बार फिर, आपको नहीं लगता कि यहां जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, अब मैं हर पार्टी के चीफ को टॉप मोस्ट ही कहूंगा, यहां के हर एक लीडर को मैं कहूंगा ये द टॉप मोस्ट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी आप लोगों को नेशनल चैनल्स पर बुलाया जाता है, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आप पूरी कौम की तजलील करवाते हैं, अपनी तजलील करवाते हैं अपने मीडिया के सामने, अगर यही चीज़ें अपने लोगों के बीच में आपने रखी होती तो लोगों की सिंपैथीज आज शायद 10 गुना आप लोगों के साथ होती। लेकिन बदकिस्मती यह है कि नेशनल मीडिया सुबह से शाम तक आप लोगों को कोसता है, इस कौम को गालियां देता है, लेकिन इस कौम के लीडर हैं कि जब भी किसी को फोन लगाइए, जब भी किसी से असल बात करके अपनी कौम तक पहुंचाने की कोशिश की गई, आज तक की मैं बात कहता हूं, मुझे नहीं पता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, चाहे फारूक साहब की बात करें, चाहे उमर साहब की बात करें, सज्जाद की बात करें, महबूबा जी की बात करें, हर कोई तरजीह देता है कि मुझे कोई गोस्वामी आकर के इंटरव्यू करे कि मैं दिखाऊं मैं कौन हूं। बाद में उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता, मौका भी नहीं दिया जाता, और कौम के सामने जो बात बाद में आती है, नेशनल मीडिया की तरफ से जो कुछ आता है, जितनी यहां पर जंगें लड़ी गई, जो यहां पर खून खराबा दिखाया जाता है, वो सारे का सारा करा दरा होता है नेशनल मीडिया का, और उसका खमियाजा यहां के बच्चों को अपनी लाशें गिरा करके उठाना पड़ता है। क्या इत्तेफाक करते हैं आप या नहीं करते? 100% इत्तेफाक करता हूं। ये फोबिया कब तक चलेगा? मैं आपको बताऊं, चलिए आपकी चैनल के वसादत से, आपकी वसादत से एक तो मैं एक बात बता दूं, बीच में जब ये राम माधव जी यहाँ के इंचार्ज थे बीजेपी के जी, वो भी बड़ी ऊट पटांग बातें करते थे जी, और मैंने शायद आपके इंटरव्यू में भी और भी बहुत इंटरव्यू में उनको कहा कि भाई जो तुम ये बातें करते रहते हो जरा चलो, ये खुसूसन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने ये फैसला लिया, जी जी जी, मैंने उनसे चैलेंज थ्रो किया है ओपन सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं आज दोबारा ये कह रहा हूं, आज मैं सिर्फ राम माधव जी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, अगर वो सुन रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, मेरा बीजेपी के वाले जितने भी आप यहाँ पे ये ड्यूडियां बजा रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं एक डिबेट के लिए पूरे मुल्क के सामने, और पता कहां? बीजेपी के हेडक्वार्टर नागपुर में। आई एम रेडी टू कम विद माई टीम, चलो वहीं पर फैसला करते हैं ये सारी चीजों का।
या मैं हार मान के हाथ खड़े कर दूंगा, या आपको ये सब अपना ये जो बकवास आप करते हैं यहाँ पर कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करते हैं, क्योंकि आप फेल हो गए हैं कश्मीर पॉलिटिक्स में, आप फेल हो गए आपके कश्मीर कार्ड पर, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम का तफरका उठाकर लोगों को मरवा कर यही चीज आप कर रहे हैं। और आज आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं जम्मू में आग फैलाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू के जो हमारे जो लोग हैं वो पूरा दिमाग रखते हैं, आज वो आपकी झांसे में आने वाले नहीं है। चलिए मैं करता हूं ये शुरू। और जहां तक आपने इनके चैनल्स की बात की, मैं बहुत इन पर जाता हूं। मालूम क्यों नहीं जाते हैं इस पर? क्योंकि जब उनको सामने आप सच बोल देते हैं वो आपका फीडर ऑफ कर देता है। बिल्कुल ऑफ करते हैं। अच्छा, मेरा जैसा आदमी वहां जाए और मेरा वो फीडर ऑफ कर दे, मैं तो उठ के उधर ही उसके दो थप्पड़ मार दूं उधर आपके नेशनल चैनल के ऊपर। मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगा। वो हमारी तरफ से ज्यादती होगी। हाँ, कराओ कहीं पर डिबेट, किसको कराना है, ले जाओ हमको चैनल। जो मेरा सवाल है, क्योंकि हम कश्मीरियों की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अब देखिए जम्मू के अंदर जितने भी राजनेता हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, अपनी लोकल चैनल्स के जरिए अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। यहां का एक अजीबो गरीब फोबिया लीडर्स के अंदर है कि अगर बात बड़े से बड़े उस एंकर के साथ ना की जाए जहां टीआरपी के लिए वो लोग अपनी कोट कमीज तक को गिरवी रख करके अपना टीआरपी बनाते हैं और बाद में लोगों को जलील करवाते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे लीडर्स में क्या दिक्कत है? अगर यही बात कल को गुपकार वाले आकर के यहां इस चैनल पर नहीं, लोकल किसी दूसरी चैनल पर कश्मीर के जरिए कश्मीरियों तक पहुंचाएं तो कश्मीरियों को भी पता चले कि उनकी बात करने वाला कोई। अरे भाई, यही तो बात है। आज तो फंस गया वो टीआरपी वाला, आपका क्या नाम है उसका, वो रिपब्लिक वाला, दिखे ना, वो तो यही कर रहा था। वो आज 30,000 करोड़ के चक्कर में फंस गया है। आप जिन चैनल्स की बात कर रहे हैं, आप तो गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। वो तो जो आपका आज जहर उगला जा रहा है पूरी सोशल मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू, दैट इज थ्रू द आईटी चैनल ऑफ आईटी दिस विंग ऑफ द बीजेपी। उन्हीं का काम है। अभी मैंने आपके साथ बात ही नहीं की होती है, शाम को आपका प्रोग्राम आएगा, आप उस पर देखेंगे, उस पर एक मखसूस ग्रुप होगा 40-50 आदमी का, वो सिर्फ गालियां बकेंगे, फहश गालियां देंगे मुझे, मेरे बाप को, मेरे नाना को, आपकी चैनल को, हमारी पूरी पॉलिटिक्स को। दैट्स ऑल क्रिएटेड बाय बीजेपी आईटी, और वो फंस रहे हैं आज इसमें। तो क्या मशवरा देंगे आप अपने लीडरों से? देखिए इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के जो इसको लोकल चैनल्स हैं, ये एक आप सिंगल वसीला है आप लोगों के पास अपनी बात डायरेक्ट भी अपने लोगों तक पहुंचाने की। क्यों भाई, बात ये तो ठीक है, हम सियासी आदमी हैं, पैदाइशी सियासत में है। और आज चूंकि पहले तो ये 4 अगस्त का किस्सा, उसके बाद कोविड, आस्ते आस्ते हो जाएगा एंड वी विल गो आउट। इट्स अ पब्लिक इशू, पब्लिक मैटर। हमारे पास 2 सूरतें हैं इस वक्त, वी हैव टू फाइट दिस आउट कॉन्स्टिट्यूशनली। और मैं आपको ये भी बताऊं आपकी चैनल के जरिए कि जब ये आपके बीजेपी के लोग, जैसे कल परसों ही मैंने सुना कि ये कौन है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 370 को आप दोबारा इसको आप वापस नाफिज कर दें, ये तो खत्म बात है, इट इज ऑल गॉन। मेरे भाइयों, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जेब में रखा है? हमारा केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाउ डेयर यू बाईपास द सुप्रीम कोर्ट? आपके ऊपर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ऐसे लीडर को, दे शुड बी हॉल्ड अप कि अभी मैटर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउ आर यू सेइंग दैट दिस इज, ये तो हो गया, खत्म हो गया? क्या बात करते हैं आप? मुझे लगता है कि आपको अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें पूरी होप है। अभी भी जब जम्मू कश्मीर का नागरिक, खुसूसन एक कश्मीरी, उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो एतमाद नहीं रहा कश्मीर के बारे में जो रहना चाहिए था, मगर मैं तब भी उम्मीद करता हूं, पूरी उम्मीद हूं कि जो हम लोग वहां पर खड़े हैं, मुझे तो ये, मैं आपकी चैनल की वसादत से ये भी कह रहा हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो ही ये इनकी 7 बेंच या 5 बेंच का ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लगेगा इस पर, दे विल थ्रो दिस मैटर आउट और 370 विल बी रेस्टोर्ड, क्योंकि उनके पास कोई, दे हैव नो लीगल, कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। इट्स एन आयरनक्लैड थिंग। चलते चलते आपसे एक बात हम पूछ लेते हैं अब जरूर, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे अच्छा खासा वक्त इनने मुजफ्फर साहब से लिया, लेकिन मुजफ्फर साहब गुपकार के बाद अगली यलगार क्या होगी? आपको क्यों बताऊं मैं आज? क्योंकि मेरे नाजरीन जो है वो ये चाहते हैं कि उनको ये पता चले कि जिन लीडर्स को लेकर के
बकौल बीजेपी, बकौल दीगर जमातें 72 साल तक लोग इस खुशी में रहे कि ऑटोनॉमी बहाल हो जाएगी, फलां चीज़ रह जाएगी, फलां इरोजन नहीं होगा, सब कुछ होता रहा, तब तक तमाशे रहे। आज सारे पहली बार तारीख में, याद है एक बार मुत्तहदा महाज भी बना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 जमातें हुआ करती थी। आज तो जमातें ही जमातें हैं, और पता नहीं है कि आने वाले 3-4 महीनों में जब पंचायत इलेक्शन भी हो जाएंगे, अगर आप लोग दूर रहते हैं, फिर कुछ और लोग आ जाते हैं, वो कहाँ बैठेंगे, हमें उससे कोई मतलब या लेना देना नहीं है। आप लोग लोगों तक जाकर के कैसे जाएंगे, क्या यलगार आपकी होगी कि लोग सोचें कि हमारी बात कोई कर रहा है, भारत और पाकिस्तान थोड़ा नज़दीक आए या आपस में बातचीत करें। क्या कोई इस तरह का आपके पास लाए अमल है कि लोगों को अब कब्रिस्तानों पर जाने के बजाय घरों के अंदर किसी दिन सुकून मिले? देखिए, मुझे तो, मैं ज़ाती तौर ये बताना चाहूँ, और ये हमारी लगभग सबकी ही राय है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के बगैर और कोई चारा नहीं है। ये बहुत हो गया, जंगें हो गई, आप सिर्फ अपने डिफेंस का, जब हमारे पास खाने को नहीं है पैसा, हमारा जीडीपी आज इज गॉन टू -20 समथिंग, पूरा इंडस्ट्री चौपट। बिल्कुल, बांग्लादेश बहुत आगे चला गया। बांग्लादेश हमसे इज नाउ अप। बिल्कुल सही। अब हिंदुस्तान के सिर्फ नेपाल रह गया और श्रीलंका रह गया। श्रीलंका, नेपाल और एक और श्रीलंका, यस, रेस्ट हम नीचे हैं जीडीपी से। तो ये हालत है। और मैं कश्मीर को लेकर, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, था तो एक ही सारा, लोग तो एक ही हैं, तहजीब एक है, सब कुछ एक है, जबान एक है, कश्मीर। और जब गोला चलता है, यहां वाला गोला जब वहां गिरता है, कश्मीर पे, सही बात, वहां का गोला यहां गिरता है, कश्मीर पे। अब जनाबे वाला, आपने जो 5 अगस्त को ये कांड किया, अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं भागूं कहां से। अब तो छोड़िए आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब तो चाइना सबसे बड़ा फरीक हो गया। वो कहता है कि लद्दाख भी मेरा है। क्यों भाई? उसको पूछ रहे हैं आप, लद्दाख क्यों आपका? भाई चूंकि LAC है, एक मुतनाज़ा मैटर था, और आप इसको टच नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसका फैसला ना करें। अब बोलिए, इसमें क्या, अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं देशद्रोही हो गया क्या? मैं कम्युनल आदमी हो गया क्या? मैं चाइना का सपोर्टर हो गया क्या? मैं तो कह रहा हूं जो चाइनीज कह रहे हैं भाई आपको आज, कि भाई नाउ यू कैन नॉट डू नथिंग विद इट, नथिंग डूइंग, लद्दाख इज, वो तो आप कह रहे हैं लद्दाख इज टोटल, लद्दाख इज माइन। पहले तो हम सोच रहे थे कि पैंगोंग लेक तक की बात बनेगी, अब तो लद्दाख भी है। कल ही बोल दिया उनने, लद्दाख मेरा है। हाँ, पार से हमारे लोग, मैंने सुना है कि कल ही हमारे वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि भाई आप कितना लड़ाई करेंगे हम। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से पेशकशाही, हालांकि भारत की तरफ से नहीं ठुकरा दी गई। कहां करें, क्या करेंगे हम लोग? क्या हमको यही करना है आपस में? वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन वॉर्स। तो नाउ, और इसमें सबसे बड़ी बात, अब एक बात ये पक्की हो गई है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और आजकल जो, क्योंकि लद्दाख इज इन द न्यूज मच मोर, पैंगोंग, दौलताबाद ओल्डी, लोगों को पता नहीं था ये क्या क्या चीजें हैं हमारी। तो मैं आपकी वसादत से बोल दूं सबको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, करगिल, ये हमारी जायदाद है। एक हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, कश्मीरी पंडित की, बौद्ध की, हमारे जम्मू डोगरा भाई की, जो जम्मू कश्मीर स्टेट को एक गुलदस्ता था ये पूरा, ये मेरी जायदाद है। हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को और चाइना को, इनको पहले हमसे बात करनी है। वी आर द फर्स्ट पार्टी टू द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद। ये बात सब जान जाए। इसमें कोई ना तो देशद्रोह है, ना कोई कम्युनल एंगल है, क्योंकि हम सब इसमें इकट्ठे हैं। और ये एक मैटर ऐसा है, इसको मेहरबानी करके हल कीजिए ठीक से, विद द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। इसमें कौन सी क्या कहते हैं आप, हमने गलत बोल दी। अगर आप तुरंत उठेगा ये जो आपके बीजेपी वाले लोग हैं, जब आपकी इंटरव्यू सुनेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है, इसको पकड़ो, बंद करो, हम इसको ये दिखाएंगे, इसने ऐसा। अरे भाई, हमारी ही पार्लियामेंट ने कहा
कि जो मुजफ्फराबाद गिलगित बल्तिस्तान है ये हमारा हिस्सा है, मैंने कौन सी गलती की भाई? हाँ, यही तो बोलना है। सो सच सुनने की सबको सहमत, क्या कहते हैं, एक क्षमता होनी चाहिए। मेरे भाइयों, क्षमता रखो और झूठ मत बोलो और कम्युनल दंगे मत कराओ, क्योंकि वो हम दंगे होने नहीं देंगे। तुम्हारा बीजेपी का आज हाल ऐसा बुरा जम्मू में है कि उनको आप वहां कोई मानता भी नहीं है उनको तो आप सीधा पप्पू के नाम से बुला रहे हैं। ये तो सब पप्पू हैं, किनकी बात करें आप, छोड़िए इनको। तो इनने तो यहाँ टोल प्लाजा खड़ा करवा दिए, हमारा यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल करके हमको बर्बाद करके छोड़ दिया है। हमारी तो अपनी एक आइडेंटिटी थी, एक शख्सियत थी, एक तशख्खुस था। अब वो समझ गए जो मैं उनको 2017 में बोल रहा था। और मैं एक बात बता दूं, जब मैं अपनी वो टीम लेके गया 2017 में, जब हमने ये खड़ा किया प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, एक हम चुने हुए 5 नुमाइंदे गए थे यहां से, चुने हुए जी। आप यकीन करेंगे, मैं सीधा बीजेपी के हेडक्वार्टर में गया अपनी टीम लेकर, और जो उस वक्त के प्रेसिडेंट वहां थे, शर्मा जी, उनके सामने में बैठा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, क्यों आप इस पर पड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं होगा, इसमें ये इसकी रिपरकशंस हैं। और वो सही साबित हुई आज। आई वेंट टू द बीजेपी हेडक्वार्टर विद माय टीम एंड वी हैड अ डिस्कशन विद देम। ओके, तो कम्युनल मैं हूं कि वो हैं, ये बताइए। चलिए, अब ये आने वाला कल ही बताएगा कि कौन। मैं कल भी प्रोग्राम में बात कर रहा था कि जम्मू के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं, क्या वो नेशनलिज्म है? गुपकार के अंदर जो आपकी एक बाज़ाब्ता तौर पर टीम खड़ी हो गई, क्या वो नेशनलिज्म में गर्दानी जाएगी? आम आदमी जो पिस रहा है वो नेशनलिज्म के बीच में और डेमोक्रेसी के बीच में पिस रहा है, इसे कौन बाहर निकालेगा? ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन मुजफ्फर शाह साहब उम्मीद करेंगे कि आपके गुपकार के अंदर मौजूद लीडरान अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडों को नहीं, अगर ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है तो इसमें ज़रूर एक लाइन आप लोगों को ऐड करनी होगी कि अगर आपको सही मानों में कश्मीर को आगे चलाना है, जम्मू को आगे चलाना है, लद्दाख को चलाना है, तो ये जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस विद एजेंडा ऑफ पीपल होना चाहिए, ताकि वो गुपकार से हट करके पब्लिक में जाए, जहां पब्लिक आपको कल को कॉलर पकड़ेगी, जवाब पूछेगी कि हमारे मुस्तकबिल के साथ क्यों खेला गया और आप लोगों के हाथ में हमने सब कुछ दिया था, हमारा आज तक अच्छा या भला या बुरा क्यों नहीं हो सका? ये सब के लिए जवाबदेही होगी और वक्त सवाल जरूर करेगा। मैं जाते जाते एक चीज आपको ये बोल दूं, बहुत ही अच्छा आपने ये कहा। मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं, जो भी पार्टी अपना सियासी एजेंडा इस मुतबरक काम में चलाए, वो कितना बड़ा ना हो, उसको कान पकड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा, याद रखिए। और पीपल्स एजेंडा साथ चलेगा, पीपल्स एजेंडा साथ चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर शाह साहब, आप यहां पर आए, हमारे नाज़रीन के साथ बात की, अच्छा भी लगा। कई एक सवाल जो थे तशना तलब रहे, अगले प्रोग्रामों में ज़रूर आपको दावत देंगे और कोशिश करेंगे कि गुपकार के अंदर जो दिग्गज लीडरान हैं, महबूबा मुफ्ती जी बाहर आ गई, फारूक साहब कई जगह तजादात में रहे, एक बार चाहते हैं हम कि उनसे भी बात करें और बिल्कुल इसी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात करें और उनसे कहें कि मुहावरों में नहीं, तशरीह के साथ बात करें, ताकि कम से कम लोगों को यह पता चले कि फारूक अब्दुल्ला के बारे में यह कहना कि अब उम्र नहीं रही, फारूक अब्दुल्ला के बारे में यह कहना कि वो चीन चले जाएं, क्या वाकई तौर पर फारूक साहब चाइना ही जाना चाहते हैं या कश्मीर के अंदर रहना चाहते हैं? जरूर उनको, जिस बंदे ने यह बात कही है स्टूडियो में बुलाएं, जिनने भी ये बात कही है जी कि उनकी उम्र हो चुकी है और वो ऐसा करें और यह करें, वो अपना ख्याल करें पहले जी, बस। चलिए, थैंक यू कि आप आज स्टूडियो में आए, यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने अपनी बहुत सारी बातें रखी। शाह साहब, अच्छा लगेगा उस दिन जिस दिन हमें यह लगेगा कि तस्बीह के जो दाने बिखर चुके हैं, जम्मू कश्मीर जो मुकम्मल तरीके पर बिखर चुका है, एक पूरी माला की सूरत में दोबारा अपनी हैयत में वापस है और लोग खुशहाली के साथ, खून खराबे के बगैर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं बस रहे हैं, गुलिस्तानों के बीच में अब सैर हो रही है। अल्लाह एक ऐसे खूबसूरत कश्मीर को हम सब लोगों को नसीब करे और आने वाली नस्लों को नसीब करे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद साहब।